नमस्कार। आज फिर मैं ठीक 4 बजे आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक नया विषय लेकर। कल विबंध के बारे में चर्चा की थी क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याधि है। विबंध के कारण अनेक व्याधियाँ होती हैं। कल हमने इस पर डिस्कस किया था। आज अर्श की चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। विबंध के कारण ही अर्श की भी पैदाइश होती है। उसी क्रम में अर्श क्या है, अर्श की संप्राप्ति क्या है और चिकित्सा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका प्रश्न है सफ़ेद मोतियाबिंद का क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेद के तरीके से हम कर सकते हैं। अगर ये प्रारंभिक स्तर पर है तो निश्चित रूप से आप ठीक कर सकते हैं इसको। एक तो इसमें कपालभाति अगर 15 मिनट प्रतिदिन रोजाना सुबह शाम 15-15 मिनट कपालभाति करें तो इससे बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम तथा दोनों गदेलियों को घिस करके और आँख की सेक करना, ये निरंतर सुबह शाम यदि पेशेंट करता है तो इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातःकाल त्रिफला जल से प्रक्षालन, अक्षि प्रक्षालन, ठंडे जल से अक्षि का प्रक्षालन, इससे भी ताजगी होती है और जो कैटरेक्ट है उसमें आराम मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार का मुख्य रूप से ये कैटरेक्ट होता है। एक तो ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं, काला मोतिया, जिसमें आई का प्रेशर बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है, असाध्य की श्रेणी में ये व्याधि है। और एक सफ़ेद जो आम व्यक्ति जब 55 साल के ऊपर हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं तो कैटरेक्ट की शिकायत पेशेंट में मिलती है और ये एजिंग प्रोसेस के कारण ये होता है। आयुर्वेद के अनुसार से जो कई भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज, रक्तज, इस प्रकार के भेद इसके किए गए हैं। लेकिन ये एक आम व्याधि है और साध्य है। आजकल ऑपरेशन से ये साध्य व्याधि है। लेकिन यदि प्राइमरी अवस्था में है तो कुछ ट्रीटमेंट जो अनुभूत हैं उनको प्रयोग करने से पेशेंट को नितांत लाभ प्राप्त होता है। जैसे भीमसेनी कपूर स्त्री दुग्ध में अच्छी तरह पीस लीजिए, मिला लीजिए और इसको सुबह और शाम दोनों टाइम आप लगाते जाएं तो कैटरेक्ट होने वाला होगा तो नहीं होगा और कम मात्रा में है तो ठीक भी हो सकता है। दूसरा 10 ml गिलोय सोरस, 1 ग्राम शहद, 1 ग्राम सेंधव, इनको बारीक पीस करके और गिलोय सोरस में घोल लें और इसका अंजन प्रातःकाल सिर्फ 1 बार आप लगाएं। इससे भी कैटरेक्ट का जो डिपोजिशन है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, वो डिपोजिशन नहीं हो पाता और कैटरेक्ट ठीक होता है। ये मैंने अनुभूत योग आपको बताए जिनका प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आंवल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ सेवन करें। आंवले का जूस या आंवले का चूर्ण, जूस मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो आंवले का चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन पेशेंट में कराएं। इसके अलावा एक अदरक सुरस, सफ़ेद प्याज का सुरस और लहसुन सुरस, ये 20-20 ml सब ले लें। अदरक सुरस, सफ़ेद प्याज का सुरस और लहसुन सुरस लगभग 20-20 ml, तो 60 ml हो गया टोटल। 60 ml शहद मिला लें और इसको सुरक्षित रख लें। इसका अंजन की भांति 24 घंटे में 1 बार प्रयोग करें। इससे थोड़ा आंसू आते हैं, थोड़ा पेशेंट को
चिंचिनाहट होती है, आँखों में जलन होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। इनका प्रयोग आप पेशेंट में करा सकते हैं। डॉक्टर अनुराधा रेड्डी, इनका प्रश्न है, पेशेंट जब पद्मासन में या सुखासन में बैठता है, कुल मिला के जब नी ज्वाइंट को मोड़ कर के बैठता है तो हिप ज्वाइंट से लगाकर लेग पर्यंत तक रोगी को वेदना होती है। डायबिटिक नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर रहता है। निश्चित है ये बीमारी L4 L5 की है, क्योंकि हिप से लेग तक होता है वेदना, जैसा कि सियाटिका में होता है। सिर्फ यदि जॉइंट्स में होता हो उठने बैठने पे या बैठने के बाद उठने पर, तो निश्चित रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण ये हो सकता है। संधिवात जन्य, जब लंबोसेक्युलर रीजन में ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस होता है तो भी इस प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं। जब आप बैठते हैं और पद्मासन लगाते हैं तो खिंचाव पैदा होता है और खिंचाव के कारण वेदना उत्पन्न होती है। और ये जो व्याधि है वो ज़्यादातर एजिंग फैक्टर के कारण होती है। 55 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों में इस प्रकार के लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में कटिवस्ती, पत्रपिंड श्वेत और नाड़ी श्वेत, कटिवस्ती करें सहचर तैल से या मुरुवन्ना तैल से। धारण काल कम से कम 45 मिनट, फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत और नाड़ी श्वेत। कटी प्रदेश से लगाकर पाद पर्यंत तक पत्रपिंड श्वेत अवश्य करें। पत्रपिंड श्वेत से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसकी विधि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्राएं पेशेंट को देवें शहद के साथ। इसके अलावा लघु मृदु विरेचन करा दें, और इसके लिए कैस्टर ऑयल सबसे बढ़िया रहेगा। लगभग 30 ml कैस्टर ऑयल 50 ml दुग्ध में मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में पेशेंट को देवें तो दिन में 3-4 बार मोशन हो जाएगा। 3 दिन लघु आहार का सेवन कराएं, इससे पेशेंट को बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा बस्ती के 9वें दिन से दशमूलादि तैल की बस्ती, दशमूल के द्रव्य 300 ml और इसमें कैस्टर ऑयल 50 ml मिला दें, शहद 50 ml, सेंधव 5 ग्राम। ये बस्ती भी बहुत ही लाभकारी ऐसे पेशेंटों में होती है। महारासनादिक्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद पेशेंट को देवें। इससे जो ये पेशेंट को परेशानी होती है वो नहीं होगी और आराम प्राप्त होगा। ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर के लिए शंखपुष्पी 100 ग्राम, 50 ग्राम गोक्षुर और 50 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण, ये तीनों को मिला लें और इसकी आधा चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम सेवन कराएं तो ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर रजनीश शर्मा, फीमेल पेशेंट है, उनका कनाडा में रहते हैं, उनको इंद्रलुप्त हो गया है। अब कनाडा में जो दवाई मिल जाए वही दवाई लिखने के लिए आग्रह किया है। अब ये हमको भी पता नहीं है कनाडा में कौन सी दवाई मिल सकती है। अगर वो आपका पेशेंट है तो आप जो है यहाँ से पोस्ट के द्वारा उनको भेज सकते हैं। एक तो मैंने बताया था धतूर, तो वहाँ भी मिल सकता है, ढूंढेंगे तो धतूर का स्वरस, उसका लेपन इंद्रलुप्त के स्थान में करें, इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा काला तिल, मुलहटी, कमल केसर, काला तिल, मुलहटी,
कमल केसर, नीलकमल, इन सब को लेकर बारीक पीस लें पानी के साथ और इस लेप का भी प्रयोग इंद्रगुप्त स्थान में कराएं। एक कनेर का मूल निकाल लें, उसको पीस करके और लेप लगाएं। अब ये चीज़ें कनाडा में मिलेंगी, ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। हस्तिदंत भस्म भी वहाँ नहीं मिलेगा, तो आपको ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी ये संभव है, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, श्वसन तंत्र के लिए कोई नियमित रसायन कल बताएं जिससे श्वास के रोगी या श्वास का रोग ना हो। तो इसके लिए निरंतर ये ध्यान रखें कि कफवर्धक आहार का सेवन न करें, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन न करें। ज़्यादातर आप चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ये ज़्यादा न खाएं और नित्य प्रतिदिन आमलक्यादि रसायन 1 चम्मच सुबह शाम च्यवनप्राश के साथ लेवें। ये निरंतर सेवन करने से श्वसन तंत्र बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा आंवले का चूर्ण या त्रिफला चूर्ण ही ले लें। त्रिफला चूर्ण भी आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। ये भी एक प्रकार से रसायन है और श्वसन तंत्र से होने वाली व्याधियाँ अगर आप निरंतर इसका सेवन कर रहे हैं तो श्वसन तंत्र मजबूत होगा, श्वास के रोग या प्रतिश्याय जैसे रोग पेशेंट में नहीं होंगे। आमलक्यादि रसायन और च्यवनप्राश, ये तो मेरा अनुभव है, मैंने कई पेशेंट को मैं देता हूँ। इवन जो श्वसन तंत्र के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तमक श्वास से ग्रसित हो जाते हैं, उनको भी च्यवनप्राश और आमलक्यादि रसायन बहुत ही फायदा करता है। ये रसायन भी है। श्वसन तंत्र के अलावा अन्य लाभ भी इसमें होते हैं, जैसे रसायन के गुण है दीर्घम आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुणो वयः, प्रभावर्ण, सुरोदार्यम, देहेन्द्रिय बलप्रदम, वाक् सिद्धिम, प्रणतिम, कांतिम लभते न रसायनात्, लाभोपाय सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। एक में एक और योग आपको बताना चाहूँगा रसायन का, जो हर व्याधि में आप दे सकते हैं और व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं ताकि कोई व्याधि न हो। यह चरक ने रसायन अध्याय के प्रारंभ में इसका वर्णन किया है। उसमें हरितकी नाम चूर्णानि सैंधवा आमल के गुणम, वचा विडंग रजनी पिपली विश्वभीषम, ये दवाइयाँ हैं। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, हरितकी नाम चूर्णानि सैंधवा आमल के गुणम, वचा विडंग रजनी पिपली विश्वभीषम, ये 6-7 औषधियाँ हैं। इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम यदि सेवन करते हैं तो अनेक व्याधियों से आप निजात पा सकते हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। डॉक्टर दीप्ति पाठरकर, उनका प्रश्न है भीमसेनी कपूर और शुद्ध घृत, ये मैंने कंपवात में बताया था, पार्किंसन में बताया था, बड़ा उपयोगी है। कौन से समय लेना चाहिए? उनका कहने का तात्पर्य है कि एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए कि भोजन के बाद लेना चाहिए। तो प्रातःकाल एम्प्टी स्टमक में दोनों टाइम लेना है। प्रातःकाल लेवें लगभग 8 और 9 बजे के बीच, और शाम को 6 बजे या 7 बजे ले लें, भोजन के 2 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, तो इसका एक्शन ज़्यादा होता है। भोजन के बाद लेने से इसके एक्शन में कमी आ जाती है। तो जो दवाइयाँ तीक्ष्ण होती हैं वो भोजन के बाद देते हैं, जो मृदु स्वभाव की होती हैं वो खाली पेट दी जाती है। तो आपको एक खाली पेट लेना है। 500 मिलीग्राम भीमसेनी कपूर और 10 ml घृत, इसको मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में 8 और 9 के बीच में दे दें, या शाम को 5 और 6 के बीच या 7 बजे तक भी आप दे सकते हैं। यदि आप 9 बजे भोजन करते हैं तो 2 घंटे पहले आप ले सकते हैं, और बाइल अभी नहीं ले पाए तो 2 घंटे बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी,
1 वर्ष का बालक है, विबंध हमेशा रहता है, इसकी चिकित्सा हम क्या करें? इसके लिए चूँकि तीक्ष्ण औषधि बच्चा है, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में 2 अंजीर, सुबह 2 अंजीर खाली पेट में 2 अंजीर अच्छा पीस के और दूध में मिला करके उसमें थोड़ा शक्कर भी डाल दें और बालक को पिला दें। और शाम को लगभग 6 बजे या 7 बजे 10 मुनक्के बड़े दाग जो बोलते हैं उनका बीजा निकाल लें, पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें, फिर उसको पीस करके दुग्ध मिला करके इसका सेवन उसको कराएं। दोनों टाइम 2 अंजीर सुबह और शाम को मुनक्का, इसका यदि सेवन लगातार वो करता है, 1-2 दिन में फ़र्क नहीं होगा, आप लगातार 20-25 दिन इसका प्रयोग करिए तो निश्चित रूप से इसमें आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। बहुत ही विबंध हो तो ऐसे पेशेंट में अश्वकंचुकी रस 30 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। अश्वकंचुकी रस 30 मिलीग्राम प्रातः स्वयं दे सकते हैं। पहले दिन देंगे तो थोड़ा पतला मोशन होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पेशेंट अभ्यस्त हो जाता है। इसके अलावा एरन तैल के, कैस्टर ऑयल के कैप्सूल आने लगे हैं, तो उन कैप्सूल को 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को आप पेशेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा बाल चतुर्भद्र सिरप आता है, 1 चम्मच सुबह शाम, इसको भी देवें। लिव 52 DS सिरप 1 चम्मच सुबह शाम, इसको भी देने से बच्चे में मोशन क्लियर होने लगेगा। तो ये ट्रीटमेंट आप यदि करेंगे तो विबंध में उसको लाभ होगा। डॉक्टर रश्मि शर्मा, मेल पेशेंट है, 46 ईयर का, वेट है उसका 76 kg, 4-5 साल से उसको नज़ले की प्रतिशाय की शिकायत है। अस्थमा का रोग ठंडे की ऋतु में ये बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से कोई भी रोगी पहले उसको प्रतिशाय होता है, अब बार बार ट्रीटमेंट करने से अस्थमा का रोगी बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले चूँकि कफज व्याधि है तो इसमें आपको वमन कराना चाहिए। पेशेंट का उम्र कितनी है? 76। तो इसमें लघु वमन कराइए, तीक्ष्ण वमन नहीं करा सकते। गर्म पानी और सेंधा नमक और सरसप डाल करके खाली पेट में वमन करा दीजिए और उसके बाद 3 दिन लघु आहार विहार का सेवन कराएं और मृदु विरेचन करा दें। तो जो डिपॉजिट कफ और पित्त है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चालू करें। ट्रीटमेंट में अगर जीर्ण प्रतिशाय है, अस्थमा नहीं है, तो इसमें आप नस्य कर्म करें। इसमें अवपीड़न नस्य आपको देना पड़ेगा। 1 दिन स्नेह नस्य, 2 दिन स्नेह नस्य, तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। अवपीड़न के लिए बचा, विडंग और शिग्रु, ये मैं बता रखा हूँ। इसको कैसे देना है, कैसे विधि से देना है, ये भी आपको मालूम है। 21 दिन तक लगातार दीजिए। अगर श्वास और प्रतिशाय दोनों हो तो भारंग या रिक्वात 30 ml खाली पेट में देवे दोनों टाइम। वेग आने के समय आप सोमलता फांड का प्रयोग करें। सोमलता फांड ये तत्काल ब्रोंकोडायलेटर है, तत्काल रोगी को आराम देता है। रस औषधियों में श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम। अगर कफ निकल रहा हो तो ऐसे में अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम मिला दें, और यदि कफ न निकल रहा हो तो टंकण भस्म 250 मिलीग्राम मिलाएं और ये पुड़ियाँ दिन में 3 बार 2 बार आप पेशेंट को दें। जैसा मैंने बताया, शुष्क तमक श्वास हो तो वहाँ शीतोपलाद चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार गर्म पानी के साथ दीजिए। आर्द्र काश युक्त श्वास हो तो ऐसी अवस्था में तालीसादी चूर्ण का प्रयोग 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ कराना चाहिए। इससे रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है।
स्थानिक दृष्टि से चूँकि कफ का अवरोध रहता है, श्वास कष्ट होता है, तो वक्ष प्रदेश में तिली तेल और नमक, सेंधा नमक थोड़ा डालकर गर्म कर लें और उससे अभ्यंग करें। वक्ष प्रदेश में अभ्यंग करने के पश्चात नाड़ी श्वेत या पत्रपिंड श्वेत करें। इससे कफ का विलयन होगा और पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। हिक्का श्वासार्जितम स्निग्धै आदौ शोधैहोपाचरेत आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर शंकरी है तैरस गृहीता श्लेष्मा स्रोता स्वविलिते खानी मार्दो मादितो वाधान लोमता। चूँकि पेशेंट उम्र 46 है तो इसमें तो बढ़िया वमन करा सकते हैं। मैं 76 तो वेट है उसका, लेकिन 46 ईयर का है तो विधिवत क्लासिकल वमन कराइए। आभ्यंतर स्नेहपान आप त्रिफला घृत से या वासा घृत से करा दें, विधिवत वमन कराएं, फिर विरेचन कराएं। बौन विरेचन कराना इसमें बहुत आवश्यक है, तभी तमक श्वास प्रतिष्ठा में लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद जो मैंने औषधियाँ बताई उसका सेवन पेशेंट में कराना चाहिए। कनकासो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद ये भी दे सकते हैं। वासा अवलेह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार आप पेशेंट को दें। लेकिन शोधन कराने के बाद यदि ये ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से तमक श्वास के रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। और नित्य प्रतिदिन जो पानी पीते हैं वो गर्म पानी ही पीना चाहिए। अगर शुंठी से सिद्धित पानी पिलाएं तो आधा इलाज तो आपने कर दिया, यूँ समझें। गर्म पानी शुंठी से सिद्धित आप जब भी प्यास लगे तो पेशेंट को दें, इससे बड़ा लाभ रोगी में प्राप्त होगा। डॉक्टर ओम ठाकुर, मलेरिया में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार से क्या होना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं मलेरिया एक विषमत ज्वर के अंतर्गत आता है। विषमो विषमारंभ क्रिया कालानुसंगवान 200 अल्पो अहित संभूतो ज्वरो सृष्टवा पुनः धातु मन तम अपराध करोद विषमत ज्वराहा। विषम ज्वर, विषम ज्वर में अगर पिन पॉइंट ट्रीटमेंट करना है तो एक चरक ने जो 5 प्रकार के संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीयक और चतुर्थक ये विषमत ज्वर बताए, उनके लिए अलग अलग काढ़ा बताया है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और साथ साथ में यदि इसका संभव प्रयोग करना ना हो तो किरातिक्तादिक्वाद उसमें चिरायता, गिलोय, कुटकी, मुस्तक और परपट ये बराबर मात्रा में यवकुट कर लें और इसका काढ़े का सेवन पेशेंट को कराएं। निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा विषम ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम, महाज्वरांको से 125 मिलीग्राम, त्रिभुवन की तरस 125 मिलीग्राम इसका सेवन शहद के साथ दोनों टाइम पेशेंट को कराएं। सुदर्शन घनबटी 2 गोली दिन में 2 बार, इसका सेवन भी आपको पेशेंट में कराना चाहिए। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद, उनका अनुभव है कि श्वेत कुष्ठ में ल्यूकोडर्मा में शिलालेख बेटी बड़ी इफेक्टिव है, लेकिन दिक्कत यह है कि शिलालेख बेटी हर जगह मिलती नहीं, हर कंपनी बनाती नहीं है। नेक्स्ट टाइम कृपया बताएं कि आप घर में बनाते हैं या कोई कंपनी बनाती है, तो कई पेशेंट की जिज्ञासा है, कई लोग पूछते हैं कि शिलालेख बेटी कहाँ मिलेगी, किस कंपनी से मिलेगी, तो बताइएगा जरूर यदि आपको मालूम है। डॉक्टर आशुतोष कुमार, उनका प्रश्न है 4 वर्ष का बालक है, खाने के बाद नासिया और वोमिटिंग होता है। ऐसे पेशेंट में अगर मलप्रवृत्ति सही है, मलप्रवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि 4 साल का बालक है तो विरेचन तो नहीं करा सकते, लेकिन इसमें 10 ml कैस्टर ऑयल दूध में मिला करके लगभग 7 दिन तक रोज आना दीजिए। इससे जो ऊर्ध्वगति है वो अधोगति होगी और जो वमन और
और नासिया होता है वो नहीं होगा। इसके अलावा सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। चरक का एक वोमिटिव सिरप आता है, उसका भी सेवन आप 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार कराएं। अरविंदासो 1 चम्मच सुबह शाम को सेवन कराएं। इससे जो नासिया है, वोमिटिंग है, पेशेंट को ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाइयाँ लगातार लें, 1-2 दिन में कोई फ़ायदा नहीं होता है। कम से कम 20 दिन का डोज पेशेंट को जरूर देना चाहिए, तभी पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर चरित्र मूर्ति 17 साल का उनका मेल पेशेंट है। कफज प्रगति है, शरीर में ड्राइनेस रहती है और ईचिंग बहुत होती है पूरी बॉडी में, और खुजाने से कुछ पाउडर जैसा भी बाहर निकलता है। इसके माने पेशेंट में रुक्षता बहुत अधिक है। आप अच्छी तरह पेशेंट का अभ्यंग कराएं दिन में 2 बार, सिंपल तेल से, तिली तेल से या नारियल तेल से डेली उसका मालिश कराएं। रुक्षता इसमें ज़्यादा है। वायु अभ्यंग अगर संभव है तो चाल मोगरा तेल से करा सकते हैं। निम्ब तेल और करंज तेल ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि 17 साल का रोगी है तो आप इसको पहले विरेचन करा दें। पंचतीर्थ घर से आभ्यंतर स्नेहपान और इसके बाद विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात फिर औषधियाँ देंगे तो ज़्यादा इसमें लाभ होगा। इसमें अनुवासन वस्ती, मूर्छित तिल तेल या दशमूल तेल की 30 ml मात्रा में भोजन के बाद आप अनुवासन वस्ती देवें, मात्रा वस्ती देवें लगातार 20-21 दिन, तो शरीर के अंदर स्नेहांश बढ़ेगा और पेशेंट में रुक्षता जो है वो खत्म होगी। इसके अलावा हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार, आर्टिप्लेक्स कैप्सूल 1 सुबह शाम को, और आर्टिप्लेक्स और मोहा लोशन, ये चरक के हैं दोनों, ये बहुत ही उपयोगी हैं। इससे शरीर में स्निग्धता बढ़ेगी। इससे दिन में 2 बार मालिश करें, लगाएं। मालिश मतलब अभ्यंग नहीं करना, लगाना है। इससे भी आपको पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। मैडम वंदना पाठक ने जिज्ञासा जाहिर की है कि उनका एक पेशेंट 76 ईयर्स ओल्ड है, सिरोसिस ऑफ लिवर से ग्रसित है, डायबिटिक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन है, बेड रिडन है 2 साल से, क्योंकि फीमर का फ्रैक्चर हो गया है इसलिए बेड रिडन है। ऐसी अवस्था में इस पेशेंट में क्या किया जा सकता है? और इनमें बार बार एसाइटिस होता है। लगभग 1200 ml फ्लूइड बाहर निकाला जा चुका है। चूँकि बेड रिडन पेशेंट है इसलिए निश्चित बात है कष्टसाध्य व्याधि है। इनकी हिस्ट्री भी सिरोसिस ऑफ लिवर की हो सकता है कि लिकर का सेवन ज़्यादा करते हो। ऐसी अवस्था में एक योग मैंने शायद बताया होगा आपको, ये आप जरूर करिए। अजवाइन ले लीजिए लगभग 100 ग्राम, और अजवाइन में बकरी या बकरे के मूत्र उसमें फिलअप कर दीजिए। इतना फिलअप करिए कि अजवाइन डूब जाए। अगर बकरा बकरी का ना मिले मूत्र तो गौमूत्र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। रात भर उसमें रखा रहने दीजिए, सुबह देखेंगे तो अजवाइन फूल जाएगी, और उसको सुखा लीजिए धूप में। जब पूर्णतः शुष्क हो जाए तो इसका चूर्ण बना लीजिए, और इस चूर्ण का प्रयोग आधा चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम, सीवियर पेशेंट है तो दिन में 3 बार भी आप दे सकते हैं। क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि ब्लड निकल रहा है, मुझे लगता है ब्लड नहीं, ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी, इसलिए ये योग आप कर सकते हैं। एसाइटिस जैसा आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 कारणों से हो सकता है। लिवर से हो सकता है, हार्ट से हो सकता है, या किडनी से हो सकता है। आयुर्वेद में बताया गया है अपाम दोष हरण्यादो प्रद्याद उदकोदरई है मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवंती चा दीपनीय कफग्नि से तम आर्योपाचरेत
द्रव्यभ्यो नियच्छेद अनुपुरुषाः। तो अजवाइन जो आपने गोमूत्र या बकरे के मूत्र से सिद्ध की है, तो सारे जो सिद्धांत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसका जलोदर का, वो फिट बैठता है। इसका सेवन कराएं। इसके अलावा भूमि आमल की क्वाथ और रोहित का रिष्ट 2-2 चम्मच 2 चम्मच पानी मिला लें, भोजन के बाद दें। प्रयास ये करें कि पानी कम मात्रा में रोगी को देवें। दुग्ध पर इसको रखना चाहिए, दूध पर रखना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, उनका कंट्रोल एलोपैथिक दवाई से है, इसलिए उसको टच नहीं करना चाहिए, वो दवाइयाँ होनी चाहिए। मल प्रवृत्ति बराबर हो रही है कि नहीं, मूत्र प्रवृत्ति बराबर हो रही है कि नहीं, ये जरूर देखना चाहिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तो जलोदरारी रस 60 मिलीग्राम, यकृत पलिहारी लौह 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्रा शहद के साथ जरूर सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी और लिव 52 DS 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को सेवन कराएं। प्यास लगे तो पुनर्नवा अर्क का ही सेवन कराएं। इसके अलावा पुनर्नवा रिष्ट 2 चम्मच पानी भोजन के बाद आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब आइए, जो हमारे साथ चिकित्सक जुड़े हुए हैं उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी, डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी, निशा जोशी, मधु अरोरा जी, हरजीत कुमार जी, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा, डॉक्टर चंद्रकला पीजी, डॉक्टर बलविंदर सिंह मलिक, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर रणवीर शर्मा जी, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर जसवीर कौर, डॉक्टर भारती, डॉक्टर ओम ठाकुर, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद जी, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। आज शाहिद जी ने वमन कराया है और उनके लगभग 300 के आसपास वमन हो गए हैं, ऐसा वो बता रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वतंत्र रूप से वमन करा रहे हैं और पेशेंट को लाभ दे रहे हैं। डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर संजीव भाटिया, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर सुनील रातौरी, डॉक्टर संध्या पांडे और हमारे प्रिय डॉक्टर नवीन जोशी जी, निशा जोशी जी, आर्य इंडिया KN गंगवार जी, मंजुश्री साहू जी, शीतल गुंजनवार जी, ये हमारे सारे चिकित्सक हमसे जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम का लाभ भी उठा रहे हैं। अब आइए अर्श पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम हीमोरॉइड्स या पाइल्स कह सकते हैं एलोपैथी के आधार पर। ये अर्श बहुत ही तीव्र वेदना वाली होती है, इसलिए तुलना इसकी शत्रु से की गई है। जिस प्रकार शत्रु हमेशा तंग करता रहता है, वैसा ही हमारे अर्श के कारण रोगी को कष्ट होता है। अर्श एक प्रकार के मांसांकुर हैं जो गुद मार्ग में उत्पन्न होते हैं। अन्य स्थानों में भी उत्पन्न मांसांकुरों को अधिमांस कहते हैं और जो गुदा में उत्पन्न होते हैं उनको ही अर्श कहा जाता है। यह महाव्याधियों के अंतर्गत वर्णित है। अष्ट महागत के अंतर्गत भी अर्श को गिना जाता है। मांसकीलक गुद मार्ग में अवरोध कर अरिवत वेदना उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको अर्श कहा जाता है। अरिवत प्राणिनो मांसकील का विसंतियत तस्माद अर्शांश उच्यते गुद मार्ग निरोधताः। निदान देखें तो गुरु मधुर शीत विदाही विरुद्ध अन्न का अधिक मात्रा में सेवन करना, अजीर्ण होने पर भी भोजन कर लेना,
असात्म भोजन, अत्यधिक मात्रा में मांस का सेवन, खीर मालपुआ का अधिक मात्रा में सेवन, उचित संशोधन नहीं करवाना, व्यायाम नहीं करना, अनुचित मैथुन, दिवास्वाप, विबंध, ज़्यादा ऊंट की सवारी करना, वस्त्र नेत्र का ठीक से प्रयोग न करना, विषम प्रसव होना और आम गर्भपात, ये मुख्य रूप से पाइल्स के या अर्श के निदान हैं। ये दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है, सहज अर्श और निज अर्श। सहज अर्श में बीज दृष्टि से ये होता है, माता पिता के अपचार से, और पूर्व जन्मकृत के कारण इस प्रकार का सहज अर्श उत्पन्न होता है। और जो निज अर्श है वो दोषानुसार होता है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से दो प्रकार है, आर्द्र अर्श और शुष्क अर्श। आर्द्र अर्श का मतलब जिसमें रक्त का निष्कासन हो रहा हो, रक्त युक्त प्रवृत्ति हो, वो आर्द्र अर्श कहलाता है। शुष्क अर्श है जिसमें रक्त की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और जो जन्मोत्तर अर्श है जिसको निज अर्श कहा जाता है, वो 7 प्रकार के वर्णों का, 7 प्रकार के भेदों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, द्विदोषज और रक्तज। आइए संप्राप्ति देखें। संप्राप्ति में मुख्य रूप से मंदाग्नि इसका प्रमुख कारण होता है। ऐसे निदानों का सेवन करना जिससे मंदाग्नि और अत्यधिक हो। वातादि प्रकोप होता है इसके कारण। गुदा स्थान में स्थान संश्रय होता है, वहाँ पर रक्त दृष्टि होती है। फलस्वरूप मांसांकुर की उत्पत्ति होती है। ये कठिन अंकुर जैसी आकृति होती है जिसको अर्श कहा जाता है। वातज अर्श के लक्षण ये थोड़ा समझना आवश्यक है, क्योंकि जब आप चिकित्सा करते हैं तो दोष का अनुबंध आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसमें शुष्क, चुनचुनाहट युक्त, कड़े, खुरदरे, खजूर और बेर के समान, करपास, कदम्ब पुष्प के समान, उष्ण, स्निग्ध, अगर उष्ण स्निग्ध औषधियाँ दी जाएं तो उससे लाभ होता है। छींक अधिक आती है। उद्गार, मलावरोध, हृदपीड़ा, आरोचक, काश और श्वास, और पेशेंट को गुदा में ज़्यादा तकलीफ होती है और मल का बहुत ही अल्प मात्रा में त्याग होता है। ये वातज अर्श के लक्षण है। पित्तज अर्श, मांसांकुर, मुख नीला होता है, लाल, पीला एवं काला दुर्गंधयुक्त रक्तस्राव होता है, गुदपाक मिलता है, दाह, ज्वर, स्वेदाधिक्य, तृष्णा, मूर्छा और मल पतला और पीला वर्ण का निकलता है। ये समझ लीजिए पित्तज अर्श। कफज अर्श में काफ़ी गहरा ये स्थित होता है, डीप रूटेड होता है, पीड़ा कम होती है, श्वेत स्निग्ध, कंडू, मुनक्का के समान आकृति होती है, काश, श्वास, पीनस, मुख वैरस, अरुचि, मूत्र कृच्छता और वोमिटिंग, ये लक्षण कफज अर्श में मिलते हैं। सहज अर्श में छोटे बड़े गोल, जालीदार, अंदर की ओर मुख, जन्म से दुर्बल होते हैं पेशेंट, विबंध हमेशा रहता है, अश्मरी, उदावर्त, गुदपाक, आटोप, मंदाग्नि, वमन और अरुचि इससे ग्रसित होते हैं। रक्तार्श में वट का जो प्ररोह होता है उसके आकार के ये होते हैं, गुंजा फल की आकृति, और पित्तज अर्श के सभी लक्षण रक्तज अर्श में प्राप्त होते हैं। कठिन मल के कारण रक्त प्रवृत्ति, श्राशूल,
आक्षेप, दौर्बल्यता, कटी और गुद में वेदना, पतला और फेनिल रक्तस्राव की प्रवृत्ति रक्तज अर्श में पाई जाती है। आइए चिकित्सा के बारे में देखें तो 3 प्रकार के रोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के उत्पादक हैं और इनका मूल कारण है अग्निमान। त्रयः विकारः प्रायेण परस्पर हेतुवः अर्शांश चातिसारस्य गृहिणी दोषेव च येषाम् अग्निबलं हीने वृद्धि वृद्धि प्रक्षयः तस्माद् अग्निबलं रक्षम हेतु तेषु विशेषताः। अर्श, अतिसार और गृहिणी, इसका मूल कारण अग्निमांद होता है। अग्निमांद के कारण ये तीनों रोग होते हैं। यदि अर्श है तो अतिसार हो सकता है, अतिसार है तो प्रवाहिका हो सकता है, प्रवाहिका है तो, इस प्रकार ये एक दूसरे के उत्पादक माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अग्नि की चिकित्सा हमको करना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, चिकित्सा के दृष्टिकोण से 2 प्रकार का है, आर्द्र और शुष्क। वात श्लेष्म उड़ब्राण्य आहु। वात श्लेष्म यदि प्रधान है तो शुष्क अर्श होता है और पित्त प्रधान है तो वो आर्द्र होता है। वात श्लेष्म उड़ब्राण्य आहु शुष्केन्दर्शांसि तद्विदाः प्रस्राविण तथा द्राणि रक्त पित्तोड़ब्राणि च तत्राण बंधो दुविधा। 2 अनुबंध है, श्लेषुको मारुतस्य च। तो स्निग्ध शीतम हितम वाते, वातज में वात का अनुबंध है तो स्निग्ध शीत देना चाहिए। स्निग्ध शीतम हितम वाते रूक्ष शीतम कफानुगे, और कफज है, कफ का अनुबंध है तो रूक्ष शीत से चिकित्सा करना चाहिए। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। शुष्कार्श में त्रिफला घृत गुदा में लगाएं और अगाह स्वेद करें। अगाह स्वेद बेलपत्ती का काढ़ा या कांजी या गोमूत्र उष्ण करके या छाछ, इनको सुखोष्ण करके अवगाह कराना चाहिए। इससे पेशेंट को तत्काल आराम प्राप्त होता है। कंटकारी, अश्वगंधा, पिप्पली, तुलसी। फिर से रिपीट करता हूँ, कंटकारी, अश्वगंधा, पिप्पली और तुलसी, इनका चूर्ण बनाने और गोघृत में मिला करके गुदा प्रदेश में धूपन क्रिया करें। इससे भी पेशेंट को तत्काल आराम प्राप्त होता है। लेप के लिए एक औषधियाँ हैं, हल्दी चूर्ण, स्नुहिक चूर्ण। हल्दी चूर्ण और स्नुहिक क्षीर, 5 ग्राम हल्दी चूर्ण लें, 5 ग्राम स्नुहिक क्षीर, दोनों मिला करके पेस्ट तैयार करें और जहाँ अर्श हुआ है वहाँ सावधानी पूर्वक लेप करें। आप इससे देखेंगे 3 दिन के अंदर वो अर्श जो है कट के बाहर निकल जाते हैं। मंदाग्नि होने पर हरड़ चूर्ण 5 ग्राम और पुराना गुड़ 5 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम इसका प्रयोग कराएं। हरड़ चूर्ण का प्रयोग तक्र के साथ, 5 ग्राम हरड़ और तक्र, ये बहुत ही लाभकारी होता है। त्रिफला चूर्ण और तक्र, त्रिफला 5 ग्राम और तक्र आधा गिलास से 1 गिलास, दोनों टाइम सेवन करें, खाली पेट में इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पंचकोल चूर्ण और तक्र, यानी तक्र का प्रयोग अनेक ढंग से हम कर सकते हैं। हरड़ चूर्ण के साथ, त्रिफला चूर्ण के साथ और पंचकोल चूर्ण के साथ तक्र का प्रयोग। वात कफज में तक्र श्रेष्ठ है। वात कफज का मतलब हुआ शुष्कार्श में, शुष्कार्श में इसका प्रयोग ज़्यादा लाभप्रद है। विबंध होने पर गोघृत 20 ml, यवक्षार 500 मिलीग्राम और गुड़ 10 ग्राम। गोघृत 20 ml, यवक्षार 500 मिलीग्राम, गुड़ 10 ग्राम, इन तीनों को मिला करके खाली पेट में सेवन कराएं। इससे विबंध नहीं होगा, मोशन क्लियर होगा। अत्यधिक यदि वेदना हो रही है तो वेदना की अवस्था में सोंठ और पाठा, सोंठ 2.5 ग्राम, पाठा 2.5 ग्राम, इसके चूर्ण का सेवन गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार करें। इससे वेदना में तत्काल लाभ प्राप्त होता है। एक और योग है पाठा, बेल का गूदा और अजवाइन। पाठा, बेल का गूदा और अजवाइन, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी के साथ दें। इससे जो वेदना होती है तत्काल आराम प्राप्त होता है। मोशन क्लियर ना हो रहा हो, वायु का निष्कासन ठीक से ना हो रहा हो तो सोंठ,
सैंधव और गुड़, सौंठ 2.5 ग्राम, सैंधव 2 ग्राम और गुड़ 2.5 ग्राम, इन तीनों को मिला करके सुबह शाम पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जो अनुभूति योग है मैं बताना चाहूँगा। घृत में भुनी हरड़, जिसको हम एरण्य भ्रष्ट हरिति कहते हैं, 2.5 ग्राम, गुड़ 5 ग्राम और पीपर चूर्ण 5 ग्राम, इन मिला करके दिन में 2 बार सेवन कराएं। इससे भी अर्श में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। दूसरा एक योग है, घृत में भुनी हुई छोटी हरड़ 5 ग्राम, निशोध चूर्ण 5 ग्राम और दंते मूल 2.5 ग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घृत से भुंजी या घृत भारजित हरड़ 5 ग्राम, निशोध 5 ग्राम, 2.5 ग्राम दंती मूल, इन तीनों को मिला करके 1-1 चम्मच खाली पेट में दोनों टाइम गर्म पानी के साथ लेवें। इसमें अनुवासन और निरूह का भी अच्छा रोल है। अनुवासन के रूप में त्रिफला घृत, ये शुष्क अर्श के बारे में चर्चा चल रही है अभी। अनुवासन के रूप में त्रिफला घृत 30 ml या सहचर तेल 30 ml भोजन के बाद अनुवासन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। निरोह के रूप में दशमूल क्वाथ, और दशमूल क्वाथ में ही मदन फल 1 मिला दें। 300 ml का काढ़ा बनाएं। इसमें गोदुग्ध 30 ml, गोमूत्र 30 ml और त्रिफला घृत 30 ml, सैंधव 5 ग्राम। ये बस्ती देने से बड़ा लाभ होगा। तो 16 बस्ती का क्रम दे दें। अनुवासन के रूप में त्रिफला घृत या सहचर तेल, और निरोह के रूप में दशमूल क्वाथ करीब 100 ग्राम ले लीजिए, दशमूल क्वाथ, और उसमें 1 मदन फल योगुट करके डाल दीजिए। 1200 ml पानी डाल के पकाइए, 300 ml शेष रहे तब तक। फिर इसमें गोदुग्ध 30 ml, गोमूत्र 30 ml, त्रिफला घृत 30 ml, सैंधव 5 ग्राम मिला करके निरूह बस्ती आप देवें। 16 दिन के कोर्स आप दे के देखिए, शुष्क अर्श में बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। रक्तार्श हो, आर्द्र हो, जिसमें रक्त की प्रवृत्ति हो, कफानुबंधी हो या पित्तानुबंधी हो। कफानुबंधी और वातानुबंधी 2 प्रकार का होता है। कफानुबंधी और वातानुबंधी। वातानुबंधी हो तो स्निग्ध शीत द्रव्यों से चिकित्सा करें, और कफानुबंधी हो तो रूक्ष शीत गुणयुक्त औषधियों से चिकित्सा करें। प्रारंभ में रक्त को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट रक्त होता है, उसको निकल जाने चाहिए। निकल जाए वो 2-3 दिन आप न देवें। फिर भी रक्तस्राव हो रहा है, तब कुटज छाल, सौंफ, इनका काढ़ा बना लीजिए। कुटज छाल 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम काढ़ा बना लीजिए 100 ml, और इसमें घृत 20 ml डाल लीजिए, शुद्ध घृत, और इसको पिलाइए दिन में 2 बार खाली पेट में। रक्तस्राव 3 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। एक और है रक्तस्राव के लिए, अनार का छिलका, सौंठ, रक्तचंदन, प्रत्येक को 10-10 ग्राम ले लीजिए। 10 ग्राम अनार का छिलका, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम रक्तचंदन योगुट कर लें, और इसे काढ़ा बना लें 50 ml, और इसमें 20 ml घृत डाल लें, शुद्ध घृत, और इसका सेवन कराएं। चावल के धोवन को मधु मिलाकर पानार्थ देवे। चावल धोते हैं, पानी निकलता है, उसमें शहद मिला करके, और उसको 1 कप सुबह 1 कप शाम को पिए। आप देखेंगे रक्त का स्राव तत्काल बंद हो जाता है। एक योग और है, दारू हल्दी, चिरायता, नागर मोथा और यवासा। दारू हल्दी, चिरायता, मोथा और यवासा, इनका बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए। 1-1 चम्मच आवश्यकता अनुसार 2 या 3 बार पानी के साथ दें। इससे भी तत्काल जो रक्त प्रवाहन है वो बंद हो जाता है। वेदना हो, वेदना की अवस्था में खट्टे अनार का रस 10 ml, यवक क्षार 500 मिलीग्राम, गोघृत 20 ml, इन तीनों को मिला के दें। इससे वेदना में तत्काल आराम प्राप्त होता है आर्द्र अर्श में। इसके अलावा काला तिल और मक्खन, 5 ग्राम मक्खन, 5 ग्राम काला तिल पीस लें और इसको सेवन कराएं दिन में 2 बार।
पंचवल्कल क्वाथ से प्रक्षालन करवाएं। गुद प्रक्षालन पंचवल्कल क्वाथ से। नाग केसर चूर्ण और मक्खन का सेवन। नाग केसर 5 ग्राम, मक्खन 10 ग्राम, दोनों को मिला लें, सुबह शाम आप सेवन कराएं। इससे भी तत्काल ब्लड बंद हो जाता है। ये छोटे छोटे योग हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। रक्तस्राव बंद ना हो तो पिच्छावस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। वदरई है नागबला शेलु शालमलि धन्वन अंकुराह क्षीर सिद्रा क्षौद्रता शास्त्रा पिछल संगता। वैसे पिच्छावस्ती एक साधारण तरीके से कैसे बनाना है, कैसे देना है, मैंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। काला तिल और मुलेठी, काला तिल और मुलेठी इसका बारीक चूर्ण करके लेप तैयार करें और ये गुदा में जहाँ अर्श हुआ है वहाँ लगाएं। इससे भी आराम प्राप्त होता है। रस औषधियों में अर्श कुठार रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम। ऐसी पुड़िया बनाएं। दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ इसका सेवन कराएं। चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह शाम का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। जाति फलादि चूर्ण भी उपयोगी है। जाति फलादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, इससे भी रक्त तुरंत स्तंभित हो जाता है। शम शर्कर चूर्ण, शम शर्कर चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार। आसो अरिष्ट में अभयारिष्ट और तक्रारिष्ट 2 चम्मच अभयारिष्ट, 2 चम्मच तक्रारिष्ट, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दे सकते हैं। घृत में पिपल्यादि घृत, काशी सादी तैल का वस्ती के रूप में प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अनुभूत योग है। बबूल के पत्ते इकट्ठे कर लीजिए, उनको सुखा लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम बबूल के पत्ते हैं तो 100 ग्राम ही स्याह जीरा ले लीजिए और दोनों को घृत में भूंज लीजिए। फिर इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक या सेंधव नमक स्वाद के आधार पर, जैसे मान लीजिए 200 ग्राम चूर्ण है, दोनों को मिला करके तो लगभग 20 ग्राम आप सेंधव नमक डाल दें और इसका लगातार 2 या 3 महीना आप यदि प्रयोग कर लेते हैं तो अर्श जड़ से चला जाता है और दोबारा होने की संभावना इसमें नहीं होती है। इस तरह से आज हमने अर्श के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुछ योग जो मेरे अनुभूत हैं वो भी मैंने बताए। आशा है आप इनका प्रयोग अपनी चिकित्सा, अपने जो रोजाना चिकित्सा उसका प्रयोग आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। कल फिर हम इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।